कि अब पेड़ काटना और आसान हो जाएंगे कि इसकी प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है। क्या प्रायर परमिशन? पूरा का पूरा प्रोसेस से गुजरने की जरूरत नहीं है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की जरूरत नहीं है। रीसेटलमेंट, रिहैबिलिटेशन, उनको कंपनसेशन कुछ देने की जरूरत नहीं है। परंतु सरकार ने ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है उसको ही बाईपास कर दिया है। एक सवाल ये है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं बताया पूरे बिल में। अलाउड है, आपको पता है कब अलाउड है? सेंट्रल गवर्नमेंट बोले तो अलाउड है, स्टेट गवर्नमेंट खुद से अलाउ नहीं कर सकता है। हेलो दोस्तों, आपने डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ काटने के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि भारत में अगर आप कोई भी जंगल के किसी भी पेड़ को काटने जाते हैं तो वो एक कानूनी जुर्म है। यानी कि किसी भी पेड़ को आप जो जंगलों में पाए जाते हैं, यानी कि सरकारी रिकॉर्ड्स में पाए जाने वाले किसी भी पेड़ को आप नहीं काट सकते हैं। पर आपने सुना होगा कई बार हाईवेज बनाने के लिए, कई बार डेवलपमेंट करने के लिए, या फिर डैम बनाने के लिए, या इको टूरिज्म के लिए, जू बनाने के लिए कई बार हमें पेड़ों को काटना भी पड़ता है। पर क्या आप जानते हैं कि भारत में उन पेड़ों को काटने का एक पूरा का पूरा प्रोसीजर है, यानी कि एक पूरी की पूरी स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेमवर्क है और एक पूरे की पूरी डायरेक्शंस मौजूद हैं जो कि हमारे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 के अंदर मौजूद हैं। आइए दोस्तों, आज हम लोग डिटेल एनालिसिस करते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट और एक ऐसा एक्ट है जो करंट अफेयर्स में काफी टाइम से बना हुआ है। आइए देखते हैं कुछ आर्टिकल्स जो मैं आपके लिए निकाल के लाया हूं, अलग अलग एक्सप्लेन सेक्शन से, डाउन टू अर्थ से, पीआईबी से, अलग अलग जगहों से निकल के आए हैं और देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये अभी हाल ही अगस्त 1, 2023 का ही आर्टिकल है दोस्तों। एक्सप्लेन सेक्शन है, व्हाट विल बी द अमेंडमेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट चेंज द बिल्स principal thrust is that it redefines what a forest is in Indian law। ये लाइन याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट लाइन। मैं आपको ये बात बता रहा हूं, अभी एक बिल आया है और भारत सरकार फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 वाले को दोबारा से अमेंड करना चाह रहा है। और जो 2023 के इस मॉनसून सेशन में बिल को लाया गया है, वहां पे फॉरेस्ट क्या होता है, यानी जंगल किसे मानते हैं, इसकी परिभाषा को बदला जा रहा है और इसी पर बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है। इसी पर कई सारे एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं वो अपनी बात को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत सरकार जो ये बिल लाया है ये एक्चुअल में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। किस लेवल पे प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाला है? एनवायरमेंट, पर्यावरण की जो समस्या है वो इससे बढ़ने वाली है, यानी कि पर्यावरण में एक असंतुलन आने वाला है, जो एक सिस्टम है वो चरमरा जाएगा अगर इस बिल को एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया तो आइए देखते हैं क्या है वो बिल और उसके प्रोविजंस। और उससे पहले कुछ और आर्टिकल्स आप देखिए। नेक्स्ट देखिए, यहां पे एक आर्टिकल की क्लिपिंग है। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 पास्ड on Lok Sabha seek to amend the decades-old Forest Conservation Act and the implementation of the 1980 statute in view of the Supreme Court's order 12th December 1996। बहुत इंपॉर्टेंट है और दोस्तों देखो, बस मैं आपको अभी समझाऊंगा सारा, बस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि ये भी न्यूज में चल रहा है। सो ये टीएन गोदावर्मन केस क्या है, 1996 वाला, सुप्रीम कोर्ट का क्या डायरेक्शन थे, किस चीज से रिलेटेड थे, वो भी हम पढ़ेंगे। आइए एक बार थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए, द बिल प्रोवाइड्स दैट 1980 एक्ट शैल कवर द लैंड दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड। तो ये भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। फिर डिड द जेपीसी, व्हाट इज जेपीसी दोस्तों? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी। अभी जेपीसी के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि डिड द जेपीसी फ्लैग एनी कंसर्न्स विद बिल? तो बोला जा रहा है स्टैंडिंग कमिटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, हेडेड बाय द कांग्रेस एमपी जयराम रमेश, pre-legislative consultation policy, it is considered good practice, though not mandatory, to refer bills to standing committees for review, but the government bypassed this oversight function in the case of the Forest Conservation Amendment Act। यानी कि कई बार जो सरकारी बिल्स होते हैं ना दोस्तों, उस बिल्स को फर्दर रिवैल्यूएशन के लिए, फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप पार्लियामेंट्री कमिटीज को देते हैं। स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं, आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, और वो इन बिल्स को दोबारा से देखती हैं, कुछ रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता है, कुछ चेंजेस की जरूरत है, तो वो रिकमेंड करती हैं। और वो रिकमेंडेशंस जो होती हैं पर्टिकुलरली उसको सरकार मान भी सकता है, परंतु सरकार ने ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है उसको ही बाईपास कर दिया है इस एक्ट के अंतर्गत। तो बोला जा रहा है कि इस एक्ट को बाईपास कर दिया गया है।
Second, the JPC did not propose a single change to the bill in its report, despite receiving around 1200 representations, including objections from tribal groups. अब सवाल यह है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं बताया पूरे बिल में। प्लस यहां पर आपको एक चीज और देखने को मिलेगी दोस्तों कि ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो कंजर्वेशनिस्ट हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ये इस पॉइंट पर काफी ज्यादा उभर के आए हैं और बोल रहे हैं कि ये जो एक्ट है, पुराना एक्ट ठीक था, अभी जो आप एक्ट ला रहे हैं या जो आप अमेंडमेंट ला रहे हैं, ये आगे चल करके एनवायरनमेंट को हार्म कर देगा। सो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं ये जो भी चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। सो काफी सारी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं दोस्तों। तो बस यही चीज मेरे को आपको दिखानी थी कि यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं जिस पर पूरा का पूरा डिस्कशंस लाई कर रहा है। एक और आर्टिकल मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा दोस्तों, जो आपको इस बात को दर्शाएगा कि क्या चीज और हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जब कवर करेंगे तो हम पूरा का पूरा टॉपिक कवर करेंगे दोस्तों। तो फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, एक डाउन टू अर्थ का काफी अच्छा आर्टिकल है, अभी अभी मुझे याद आया, and it is very nice article with regards to the your forest rules। देखिए ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल है दोस्तों, डाउन टू अर्थ का। आप पढ़िएगा तभी आपको आइडिया लग जाएगा। मैं अभी आज जो पढ़ाऊंगा वहां से भी आप रिलेट कर सकते हैं। चेंजेस टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स डाइल्यूट फॉरेस्ट राइट्स से ट्राइबल कम्युनिटीज। और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रिमेंबर इट, कंसेंट फ्रॉम फॉरेस्ट ड्वेलर्स नॉट मैंडेटरी फॉर चेंजिंग लैंड यूज अंडर न्यू अमेंडमेंट्स, एक्टिविस्ट डिमांड विड्रॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। सो सारी चीजें हम देख चुके हैं कि भाई करंट अफेयर्स में ये काफी ज्यादा आया है और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। सो लेट अस स्टार्ट और देखते हैं अब ये एक्ट क्या बोलता है। सो दोस्तों, दिस एक्ट इज योर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 एंड लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। देखते हैं क्या क्या चीजें यहां से पूछी जा सकती हैं। सो फर्स्ट, इट इज द प्रिंसिपल लेजिस्लेशन। ये याद रखिएगा, ये एकमात्र ऐसा एक्ट है या लेजिस्लेशन है जो वहां पर काम आएगा, उस समय काम आएगा और उस समय लागू होगा जब जब भारत के अंदर किसी भी पेड़ को काटा जाएगा। सो अगर आप भारत में किसी भी पेड़ को काटने जाते हैं, यानी डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट और प्रमुख भूमिका निभाने वाला जो एक्ट है भारत में, वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। सेक्शन 2 इस एक्ट का एक चीज बोलता है कि देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन डी रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस। इस लाइन का मतलब क्या है दोस्तों, यहां पर यह बोला जा रहा है कि सेक्शन 2 इस एक्ट के अंदर ये बात को बोलता है कि किसी भी एरिया को जिसको आपने रिजर्व्ड बना रखा है, यानी आपने 1927 के इंडियन फॉरेस्ट एक्ट से उसे रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व या किसी भी तरीके से आपने उसको प्रोटेक्शन दे रखी है, अगर वहां पर जंगलों को, फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्शन दे रखी है, तो आप उसको डी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, यानी कि डी रिजर्व नहीं कर सकते। यानी अगर एक बार वो रिजर्व्ड है तो आप उसको डी रिजर्व, यानी कि उस पे कोई भी बंदिशें जो लगाई गई थी वो सभी नहीं हटा सकते हैं। तो आप उसको नॉन फॉरेस्ट पर्पस, कहने का मतलब कि ऐसा पर्पस जो फॉरेस्ट वाला नहीं है, यानी कि जंगल अगर आपने उसको घोषित किया है तो आप उसको नॉन जंगल घोषित नहीं कर सकते, नॉन फॉरेस्ट घोषित नहीं कर सकते। ये एक्ट का पहला प्रोविजन बोलता है। बट कब तक नहीं कर सकते, ये पॉइंट यहां पता चलेगा। नो स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है एक्सेप्ट, नो स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट द प्रायर परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के ये काम किया जा सकता है। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इन दी सेक्शन 2, सेक्शन 2 में बोला जा रहा है एक एरिया है, उसको आपने रिजर्व्ड बना रखा है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। आप देखिए, ये एरिया है, दिस इज अ पर्टिकुलर स्टेट वी आर टॉकिंग अबाउट। मान लीजिए ये एक स्टेट है, इस स्टेट के अंदर एक एरिया है, ये जो नेशनल पार्क है उसी के अंदर टाइगर रिजर्व है। मान लीजिए ये वाला जो एरिया है वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये है रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आ गया मान लीजिए विलेज फॉरेस्ट। अब देखिएगा ये पूरा एरिया है। ये एक्ट क्या बोलता है, पहले मैं आपको लेमैन टर्म्स में समझा देता हूं, उसके बाद हम इसके सेक्शंस को भी अंडरस्टैंड कर लेंगे।
ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो बोल रहा है कि अगर आपने यहां पे प्रोटेक्शन दे रखी है, मान लीजिए ये रहा रिजर्व फॉरेस्ट, इस रिजर्व फॉरेस्ट में आपने प्रोटेक्शन दे रखी है, किसको प्रोटेक्शन दे रखी है दोस्तों? आपने यहां पे प्रोटेक्शन दे रखी है पर्टिकुलरली यहां की पेड़ों को। तो ये जो पेड़ यहां पर प्रोटेक्टेड है, पहली चीज तो आप इसको काट ही नहीं सकते। काटेंगे तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1980 लागू होगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लगेगा। जैसी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लगेगा उसमें पहला प्रोविजन ये बोलता है कि किसी भी एरिया को डी रिजर्व नहीं करा जा सकता अनटिल एंड अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ ना करे। यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ करती है किसी भी एरिया को तो वहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो परमिशन दे सकता है। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये इस व्यक्ति को आकर के यहां पर क्या खोलना है, एक मॉल खोलना है, एक इंडस्ट्री सेटअप करनी है, और उसके हिसाब से ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसी एरिया पे वो इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहता है। परंतु हो सकता है कि यहां पे जो पेड़ है उसको काटना पड़े। पेड़ कटेंगे, क्या हो सकता है कि खुद से स्टेट गवर्नमेंट खुद से बोल दे कि आप पेड़ काटो? जी नहीं। मान लीजिए वी आर टॉकिंग अबाउट असम स्टेट। असम के अंदर, स्टेट के अंदर काफी सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अब असम खुद से परमिशन नहीं दे सकता कि आप ये पेड़ काट दो इस नेशनल पार्क के अंदर या इस रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर। दे कैन ओनली गिव दिस परमिशन विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के फिर ये रिजर्वेशन को डी रिजर्व किया जा सकता है। अब वो पूरा प्रोसीजर है क्या है, बट हाँ इट इज पॉसिबल। और इस एरिया में क्या होगा फिर, इस एरिया में पर्टिकुलरली वो व्यक्ति पेड़ों को काट सकता है। आ जाइए वापस, देखिए नो स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट प्रायर परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या कर सकता है, ये तीनों काम कर सकता है। क्या कर सकता है? देखिए विद प्रायर परमिशन तो किया जा सकता है, विदाउट प्रायर परमिशन ये तीनों काम नहीं कर सकता कोई भी स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोले तो किसी भी रिजर्व्ड फॉरेस्ट और उसके पोर्शन को डी रिजर्व किया जा सकता है, कोई भी लैंड को या उसके पोर्शन को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर एनी फॉरेस्ट लैंड और एनी पार्ट ऑफ इट ग्रोन नेचुरली उसको क्लियर करा जा सकता है रीफॉरेस्टेशन के लिए। यानी कि कोई भी जगह है उधर पेड़ काट के दोबारा से पेड़ लगाए जा सकते हैं कुछ समय बाद। तो पर्पस यह है कि पेड़ काटे जा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के साथ। स्टेट गवर्नमेंट खुद से कुछ नहीं कह सकता, बस ये बात याद रखिएगा। अब बात बोली जाती है नॉन फॉरेस्ट पर्पस क्या होता है। फॉरेस्ट पर्पस तो आपको पता है, जंगल वाला पर्पस, जंगल घोषित कर दिया है। नॉन फॉरेस्ट पर्पस का मतलब होता है अगर आप यहां पे चाय का बागान उगाना चाहते हैं, कॉफी का बागान उगाना चाहते हैं, यानी कॉफी प्लांटेशन करना चाहते हैं, आप स्पाइसेस यानी कि कुछ स्पाइसेस की प्लांटेशन करना चाहते हैं, यहां पे रबड़, पाम्स, मेडिसिनल प्लांट्स, ऑयल के प्लांट्स लगाना चाहते हैं, किसी भी तरीके का कोई एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, वो भी अलाउड नहीं है। अलाउड है, आपको पता है कब अलाउड है? सेंट्रल गवर्नमेंट बोले तो अलाउड है, स्टेट गवर्नमेंट खुद से अलाउ नहीं कर सकता है। और देखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या मोदी जी खुद ये काम करेंगे? ऑब्वियसली नहीं। मोदी जी के पास बहुत सारे काम हैं, यानी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद से आकर के हर एक स्टेट में कहां पेड़ कट रहे हैं उसका जायजा नहीं लेंगे। सो पर्टिकुलरली वहां पर कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट एक कॉन्स्टिट्यूट करेगा, कमिटी का गठन करेगा, एक कमिटी का। उस कमिटी को बोलते हैं द एडवाइजरी कमिटी। ये एडवाइजरी कमिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करती है कि कहां पर पेड़ कटने चाहिए, क्या उसका इंपैक्ट पड़ेगा, क्या उसकी रेमेडीज होनी चाहिए, कितना पैसा लेना है, कितना पैसा नहीं लेना है। तो वो सारी चीजों का डिसीजन कौन लेता है? एडवाइजरी कमिटी। एंड एडवाइजरी कमिटी फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट को बताती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनली वो डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करता है। और वो व्यक्ति, याद करो ये वाला व्यक्ति जो आकर के यहां पे क्या करना चाहता था, एक बिजनेस, वो व्यक्ति जब बिजनेस करने के लिए एक एप्लीकेशन देगा। देखिए प्रोसीजर क्या है, मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताना चाहता हूं। स्टार्टिंग होती है एक एप्लीकेशन से। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, एक वो जो व्यक्ति है वो एप्लीकेशन देगा दोस्तों। अभी देखिएगा वो एप्लीकेशन कैसे जाएगी और कहां जाएगी। स्टार्टिंग होती है यहां से। तो एप्लीकेशन जाती है यूजर एजेंसी की। यूजर एजेंसी का मतलब वो व्यक्ति जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये व्यक्ति क्या है, ये घर मॉल खोलना चाहता है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या बोलेगा कि मुझे
पेड़ काटने हैं, बट ऐसा नहीं होगा। तो स्टार्टिंग क्या होगी, एक एप्लीकेशन जाएगी यूजर एजेंसी के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के पास। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, सेंटर वाली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन सबमिट कर देगा। अच्छा, उसके बाद वहां पे क्या होता है, एक नोडल ऑफिसर होते हैं, वो नोडल ऑफिसर के पास जाती है एप्लीकेशन। नोडल ऑफिसर के पास वहां के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के पास जाती है। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के बाद एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाती है, यानी कि आपके पास भी आ सकती है। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बोला गया है वहां पे नियमों के अनुसार, रूल 6 है 2003 का। देखिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर आप कुछ कानून भी बना सकते हैं, कानून इन द सेंस कुछ रूल्स, जिससे फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सके, और उसी रूल्स को बोलते हैं फॉरेस्ट रूल्स। तो फॉरेस्ट रूल्स 2003 में भी आए हैं और 2022 में भी आए हैं। तो अभी हम कम्युनिकेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे। 2003 वाले रूल्स में एक पॉइंट दे रखा है रूल 6, जिसके अनुसार ये बोला गया है कि भाई आप क्या करेंगे, कोई भी एप्लीकेशन को पास करने से पहले सबसे पहले एक और एक्ट है, याद करिएगा, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, एक और एक्ट है जो आपको एम्पावर करता है वहां की जनजातियों को, शेड्यूल ट्राइब्स जो होते हैं, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, यानी वो व्यक्ति जो फॉरेस्ट से ही अपने लाइवलीहुड को जीते हैं, वो एक्ट उन लोगों को उधर ही जंगल में रहने का अधिकार देता है, उधर जंगलों के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने का अधिकार देता है। ये रूल्स ये बात को बोलते हैं कि वो सभी, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वो सभी ट्राइबल्स यानी कि वो सभी लाइवलीहुड डिपेंडेंट फॉरेस्ट ड्वेलर्स की राइट्स को देख करके आप किसी भी पेड़ को काटने की अनुमति देंगे आगे। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस यह है, एक व्यक्ति को एक मॉल बनाना है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। स्टेट गवर्नमेंट बोलती है पहले मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को एक एप्लीकेशन लिखिए। मिनिस्ट्री ऑफ जो एनवायरनमेंट है वो नोडल ऑफिसर को देती है उस स्टेट के, उस स्टेट से डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के पास आता है, फिर पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास आता है, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो उस एरिया का है, जिले का है, उसको ये बोला गया है रूल्स के अंदर, कौन से रूल्स के अंदर, फॉरेस्ट रूल्स 2003 के अंदर बोला गया है कि आपको सबसे पहले FRA एक्ट ऑफ 2006 के अंतर्गत जितनी भी सुविधाएं उन लोगों को दी गई हैं और उनके जो अधिकार हैं उनको आप हनन नहीं करेंगे, उनको सोच समझ करके आगे पेड़ काटने की अनुमति उस व्यक्ति को देंगे जिसने एप्लीकेशन आपको दी है। सो सवाल ये उठता है कि FRA के एक्ट को देखेगा कौन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। दूसरा, वहां पर एक चीज और आप देखेंगे कि बोला गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो कंसेंट लेगा, यानी कि हामी लेगा, यानी कि परमिशन लेगा, किसका, वहां के लोकल ग्राम सभा का। दोस्तों, ग्राम सभा यानी कि विलेज असेंबली, वो वहां के लोगों के द्वारा बनाई गई एक असेंबली है। और एक बात याद रखिएगा, ट्राइबल ग्रुप्स यानी कि वो जनजातियां जो पिछड़ी जनजातियां हैं और आज की डेट में एक गांव में या फिर एक जंगलों में रहने वाली जनजातियां हैं, उन जनजातियों और सरकार के बीच के कम्युनिकेशन लिंक का नाम है ग्राम सभा। ग्राम सभा हमेशा उधर शेड्यूल ट्राइब्स के अधिकारों की बात करती है, शेड्यूल ट्राइब्स का जो सम्मान है उसको बचाने का काम करता है वहां की जो ग्राम सभा है। सो सवाल यह है कि जब आप ये बात बोलते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आगे इस एप्लीकेशन को पास करने से पहले कंसेंट लेना पड़ेगा ग्राम सभा का, वो कंसेंट मैंडेटरी है, याद रखिएगा। रूल्स कौन से हैं वो भी याद रखिएगा। 2003 के रूल के हिसाब से वो जो मैंडेटरी रहेगा, वो मैंडेटरी क्या रहेगा कि आपको उधर के लोकल ग्राम सभा से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर लोकल ग्राम सभा कहता है कि ठीक है, उधर के लोगों का अधिकार हनन नहीं होगा, जो जनजातियां हैं वो मान गई हैं, आप उधर के पेड़ों को काटने की परमिशन दे सकते हैं। सो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा कि वहां का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, इट इज मैंडेटेड बाय द रूल 63 ऑफ 2003 कि वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये दोनों काम करे और आगे इस रिपोर्ट को भेज दे, किसको, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को। ये सारी पोस्ट हैं दोस्तों, ये कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आगे वहां की स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को दे देगा। ये जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को फाइनली ये रिपोर्ट भेज देगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो आपकी एनवायरनमेंट है वो फाइनल इन प्रिंसिपल अप्रूवल देती है, यानी कि अभी हम बात कर रहे थे ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज द ओनली अथॉरिटी दैट प्रोवाइड्स द फाइनल अथॉरिटी, वो प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। तो देखिए यही हुआ कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनल अप्रूवल देती है, किसको देती है, फाइनल अप्रूवल देती है स्टेट को। और ये स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, ध्यान से देखिएगा, वापस से आ रहे हैं हम उसी स्लाइड पे, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है फाइनली इशू करता है, क्या इशू करता है, ऑर्डर उस
व्यक्ति को, किस व्यक्ति को, ये वाला जो व्यक्ति है इसको फाइनल ऑर्डर इशू करता है कि यस नाउ यू कैन कम एंड कट दीज ट्रीज, और यहां पे एक मॉल सेटअप कर सकते हो। ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल। बट बात यह है, क्या आप ऐसे ही पेड़ को काट सकते हैं? जी नहीं दोस्तों, भारत में ऐसे कोई भी पेड़ को नहीं काट सकते। तो एक क्राइटेरिया है, यानी कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक पेड़ का नेट प्रेजेंट वैल्यू पता करेंगे। एनपीवी का मतलब होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, एक पेड़ है, एक जो पेड़ है बरगद का पेड़ मान लीजिए, या बहुत ही विशाल पेड़ जो होते हैं, नीम का पेड़ है ना, अमरूद का पेड़, ऐसे पेड़ मान लीजिए, आम का पेड़ है। और ये जो पेड़ है, आप जानते होंगे फोटोसिंथेसिस का माध्यम होता है, और फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ये जितने भी पेड़ हैं ये क्या करते हैं, आपको पता ही है कि दे एब्जॉर्ब CO2 एंड दे रिलीज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ये रिलीज करते हैं, बट CO2 को ये एब्जॉर्ब करते हैं। एक पेड़ एक साल के अंदर कितना CO2 को एब्जॉर्ब कर सकता है, पहले तो हम ये चेक करते हैं। सो व्हाट वी ट्राई टू चेक इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। कैसे निकालेंगे एक पेड़ की? आज उस पेड़ की कीमत निकालनी है आपको उसको मॉनेटरी टर्म्स में चेक करना है, मोनेटाइज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप चेक करो कि एक पेड़ की कीमत क्या है। एक पेड़ की कीमत को निकालने के लिए सबसे पहले पता करो कि एक टोटल CO2 कितना एक साल में एब्जॉर्ब करता है। मान लीजिए 100 गीगाटन ऑफ CO2 वो एक साल के अंदर एब्जॉर्ब करता है। 100 गीगाटन CO2 अगर वो एक साल में एब्जॉर्ब करता है, अच्छा अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 100 गीगाटन CO2 को अगर हम आर्टिफिशियली एब्जॉर्ब करें, क्योंकि आप पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के अंदर देयर आर लॉट ऑफ टूल्स, कार्बन को आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ नेचुरल कार्बन सिंक भी होते हैं, बट आर्टिफिशियली भी आप लॉट ऑफ तरीकों से कार्बन को सिक्वेस्ट्रेट कर सकते हैं, यानी कि यू कैन कैप्चर कार्बन। तो 100 गीगाटन ऑफ CO2 को हमें कैप्चर करने में कितनी कॉस्ट आती है, हमने पता लगाया। मान लीजिए 1 लाख रुपए, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, 1 लाख रुपए की कॉस्ट आती है 100 गीगाटन ऑफ CO2 को कैप्चर करने के लिए। तो उस पेड़ की कीमत कितनी हो गई? 1 लाख? जी नहीं। क्या वो पेड़ सिर्फ 1 साल जिंदा रहता? ऑब्वियस सी बात है, ये जो पेड़ है आने वाले समय में नंबर ऑफ ईयर्स जिंदा रहने वाला है, यानी कि हो सकता है अगले 100 साल जिंदा रहता है ये पेड़। तो आप अगले 100 साल में कितना कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता, उसकी वैल्यू आज निकालते हो और मल्टीप्लाई करोगे 1 लाख को 100 से। बस यही है क्या नेट प्रेजेंट वैल्यू? जी नहीं। एक पॉइंट और याद रखिएगा दोस्तों, एक्चुअल में पेड़ जितना पुराना होता है, यानी अपनी ओल्ड एज में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है इन कंपैरिजन टू द इनिशियल एज। तो जो वो छोटा पेड़ होता है, यानी अपने यंग एज में होता है, वो उतना एब्जॉर्ब नहीं करता है जितना एक बूढ़ा या पुराना पेड़ होता है। तो जितना पुराना होता पेड़ उतना ज्यादा करता। उन सारी चीजों की वैल्यूएशन लगा करके आज आप एक पेड़ की NPV निकालते हैं, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू। और उस नेट प्रेजेंट वैल्यू को एक पेड़ से नहीं, कितने नंबर ऑफ पेड़ वहां पे आप कट कर रहे हैं, मान लीजिए नंबर ऑफ पेड़ जो आप कट कर रहे हैं वो है 1000। तो 1000 और एक पेड़ की नेट प्रेजेंट वैल्यू ऐड करेंगे और यहां से आपका टोटल वैल्यू निकल के आएगा। ये जो टोटल वैल्यू है इसे बोलते हैं टोटल कंपनसेटरी वैल्यू। दिस इज कंपनसेटरी। आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आप पेड़ काट रहे हैं तो सरकार सबसे पहले उनसे कंपनसेशन अमाउंट लेता है। तो देखिए, प्राइवेट पार्टीज मस्ट पे कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। अब ये जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन है ये भी आप पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के अंदर। एक एक्ट का नाम है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग एक्ट ऑफ 2016, जिसके अंदर 2 अथॉरिटीज बनाई गई हैं, एक नेशनल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल की अथॉरिटीज के पास सारा का सारा 90% का पैसा पहुंच जाता है, जबकि नेशनल अथॉरिटीज के पास टोटल 10% पैसा रहता है। और ये 2 अथॉरिटीज मैनेज करती हैं उस सारे के सारे पैसे को। जो पैसा कहां से निकलता है? डिफॉरेस्टेशन करने के बाद आता है भारत के इन अथॉरिटीज के पास। ये क्यों आप पैसा लेते हैं? आप पैसा इसलिए लेते हैं ताकि आप मिटिगेट कर सकें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फॉरेस्ट लैंड। अब सवाल यह है कि पेड़ काटने जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए 2 क्वेश्चन है, एक है ग्रोथ, एक है डेवलपमेंट। दोस्तों देखिए, ऑब्वियस सी बात है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के नाम पर हमें
ऑब्वियस सी बात है कि आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं हमें पेड़ों को बचाना भी पड़ेगा। और हम बात करते हैं सिर्फ डेवलपमेंट की नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो 1987 ब्रंट लैंड कमीशन की रिपोर्ट में सस्टेनेबिलिटी का कंसेप्ट आया, जो हमने रियो कॉन्फ्रेंसेस में बार बार बोला, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यहां पर हम किस चीज को प्रमाणित कर रहे हैं। यहां पे हम इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि डेवलपमेंट हो बट सस्टेनेबल हो। यानी कि आपको पता है कि एक एरिया में बहुत ज्यादा जरूरत है मॉल लाने की, वो जरूरी है कि वहां पर आप पेड़ काटें। क्यों? हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा हो सकता है चाइना से लड़ने के लिए हमें बेसिस बनाने हो, किसी भी वजह से वो जायज है। बट पेड़ काटना कभी जायज नहीं है। तो उसका भुगतान करने के लिए आप प्राइवेट पार्टी से कहते हो कि नेट प्रेजेंट वैल्यू हम निकाल रहे हैं, उतनी कंपनसेटरी अमाउंट इंफॉर्मेशन वो आप हमें दीजिए, आप उतनी कंपनसेशन के रूप में पैसा हमें प्रोवाइड करिए। सरकार सिर्फ पैसा नहीं मांगती है दोस्तों, उस जगह पे एक कंपनसेटरी एरिया भी मांगती है। यानी कि सिर्फ प्राइवेट को वहां पे वो नहीं देना पड़ता अमाउंट, वहां पर उस प्राइवेट पार्टी को पैसा भी देने के साथ साथ एक एरिया भी देना पड़ता है, उसी के नजदीक में एक एरिया देना पड़ता है। और फॉरेस्ट रूल्स में लिख रखा है कि कितना बड़ा एरिया देना है और उतना ही बड़ा एरिया उधर देंगे। अब देखिए सरकार की यहां पे मंशा क्या है। सरकार की मंशा यह है कि मान लीजिए यहां पर फॉर एग्जाम्पल यहां पर किसी भी वजह से आपको पता है कि ये जो रिजर्व फॉरेस्ट वाला एरिया था, यहां पे हमें मॉल बनाना पड़ा, तो जितने पेड़ यहां कटे, मान लीजिए 1000 पेड़ यहां पे कटे, वो 1000 पेड़ को यहां पे लगाया जाएगा, नए पेड़ लगाए जाएंगे। हो सकता है 1000 हो सकता है उससे ज्यादा हो। कितने रुपए से लगाए जाएंगे? वो रुपए से लगाए जाएंगे जो रुपए यहां से आपको मिलेंगे। किस एरिया में लगाए जाएंगे? इसे बोलते हैं कंपनसेटरी एरिया लैंड, जो एरिया आपको ये व्यक्ति प्रोवाइड करके देगा। यानी एरिया वो देगा, पैसा वो देगा, सरकार मैनेज करेगा। सरकार की 2 अथॉरिटीज हैं जो कैंपा के एक्ट के अंदर मौजूद हैं, नेशनल और स्टेट, वो सब मैनेज करता है ये एरिया को। अब ये सारा का सारा जो पैसा है, देखिए स्टेट गवर्नमेंट शैल रियलाइज फंड्स फ्रॉम यूजर एजेंसी, और वो जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के अंतर्गत। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 3A। ये है सेक्शन 3A ऑफ द एक्ट। पेनल्टीज यहां पे बता रखी हैं। 1988 में इस एक्ट को अमेंड करा गया था एक बार, और 15 दिन की पेनल्टी दे रखी है। यानी कि आपसे यूपीएससी पूछ सकता है कि अगर किसी ने भी एक्ट में कोई भी चीज का वायलेशन किया तो क्या पीनल प्रोविजन है? हाँ जी, पीनल प्रोविजन है, बट देखिए 15 दिन का तो ऑब्वियस बात है दोस्तों 15 दिन में क्या ही होगा, बट हाँ 15 दिन की पेनल्टी का प्रावधान मौजूद है। ये हम पढ़ चुके हैं। यह पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉरेस्ट रूल्स और एफआरए के बीच की एक बात है। अब बात यह है, याद होगा आपको फॉरेस्ट रूल्स और 2022 में अभी हम लोगों ने बात करी कि भाई इस पूरे के पूरे एरिया में एक बात पक्की थी कि जो ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था ना दोस्तों, याद करो, इस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एफआरए और कंसेंट दोनों लेना पड़ता था। बट यहां पे एफसी रूल्स ऑफ 2022 में क्या बोला है? इट डजंट रिक्वायर द कंसेंट ऑफ द ग्राम सभा। अब ग्राम सभा की कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये हुआ कि अगर ग्राम सभा की कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है ना दोस्तों, तो ये बात बहुत फैक्ट हो गई है अब कि जितनी भी सरकार है वो अब पेड़ों को कटवा सकती है आराम से, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पूछने की जरूरत ही नहीं है। अब इससे एफआरए में जो आपने फॉरेस्ट ड्वेलर्स को अधिकार दिए हैं, राइट्स दिए हैं, उसका हनन होगा। ये राइट्स की बात आ रही है, ये राइट्स कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो क्योंकि आपने ग्राम सभा का कंसेंट लेना मैंडेटरी बनाया ही नहीं है, जिसकी वजह से इश्यूज आने वाले हैं। देखिए दोबारा से इस एक्ट को पढ़िए या इस पूरी की पूरी न्यूज को पढ़िए दोस्तों। चेंज टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स, डाइल्यूट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, और ये न्यूज कब की है देख लीजिए, 2022 की। और यहां पे क्या लिखा है? कंसेंट फ्रॉम फॉरेस्ट ड्वेलर्स नॉट मैंडेटरी फॉर चेंजिंग लैंड यूज अंडर न्यू अमेंडमेंट। सो आई होप सो आई हैव गिवन दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, तो आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी। सवाल है रीसेंट अमेंडमेंट क्या है, यानी कि ये करंट अफेयर्स में जो अभी मैंने आपको दिखाया 2023 में अगस्त में चल रहा है, ये क्या है? अभी लोकसभा में एक नया अमेंडमेंट पास हुआ है 2023 का, यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 को अमेंड करा जा रहा है। इसके नाम को चेंज करा जा रहा है। बोला जा रहा है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के नाम को हम बदल देंगे, और उस नाम को आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप भी पार्टिसिपेट करें इस पूरे सेशन में, तो मुझे बताओ कि वो नए अमेंडमेंट का नाम क्या है। प्लीज जरूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बट हाँ, इस अमेंडमेंट से उस एक्ट के नाम को चेंज करा जा रहा है। सवाल यह है दोस्तों,
फॉरेस्ट मतलब क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि फॉरेस्ट एक्ट हैं, फॉरेस्ट ये फॉरेस्ट वो, जंगल क्या होता है? अब आप बोले जंगल वो जहां पे शेर होता है या वहां पे ये जानवर पाए जाते हैं, जी नहीं। सरकारी बुक्स में जंगल किसे मानते हैं, ऑफिशियली जंगल क्या होता है दोस्तों? तो एक बात याद रखना, इट इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर। कोई भी भारत में लॉ में फॉरेस्ट को ढंग से डिफाइन नहीं करा गया है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में भी डिफाइंड नहीं है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 में नहीं है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में नहीं है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 में नहीं है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 में भी नहीं है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 में नहीं है, कहीं पर भी ये मौजूद नहीं है कि फॉरेस्ट क्या होता है। सो बात हुई कि फॉरेस्ट क्या है। सो एक केस हुआ TN गोदावर्मन वर्सेस, आपका एक पूरा का पूरा केस निकल के आता है और जहां पे सुप्रीम कोर्ट जो है एक डिसीजन देता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आता है TN गोदावर्मन केस। ये TN गोदावर्मन केस हुआ था 1996 में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये बोलता है कि फॉरेस्ट किसे माने, तो वो बोलते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर फॉरेस्ट जो है डेफिनेशन उसी को हम मानेंगे, यानी डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट इज नाउ एप्लीकेबल एज फॉरेस्ट। और डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट क्या था? वो सभी एरिया जहां पर कैनोपी 10% से ज्यादा है, या फिर वो सभी एरिया जो सरकारी बुक्स में, ध्यान से सुनिएगा, जो सरकारी बुक्स में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के रूप में है, उन सभी को हम जंगल मानते हैं। यानी कि सरकार की ऑफिशियल बुक्स में जहां जहां पर जंगल लिखा है, चाहे वो जंगल है या नहीं है, बट वो सभी जंगल है, ये मान के चलना है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज जंगल, जो डिक्शनरी मीनिंग के दायरे में आता है। इसका मतलब बहुत बड़ा एरिया अब जंगल का पार्ट बन गया। सो सिर्फ जंगल नहीं, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट ऑल्सो कम्स अंडर योर जंगल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कुछ है पेड़, देखो पेड़ की डेंसिटी मान लो एक पार्क में बहुत ज्यादा है, क्या पेड़ आप काट सकते हो? नहीं। आप काट सकते थे 1996 से पहले, क्योंकि वो फॉरेस्ट तो था नहीं सरकारी बुक्स में, सरकार उसको फॉरेस्ट नहीं मानती थी, सरकार मानती थी जो मेरे खाते में लिखा है। बट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद 1996 से जितने भी पेड़ बाहर मौजूद हैं, चाहे वो जंगल में नहीं है, बट ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट हैं, बट सरकार के रिकॉर्ड्स में अगर आ गए हैं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के TN गोदावर्मन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला डिक्शनरी मीनिंग, यानी वाइडर इंटरप्रिटेशन ऑफ फॉरेस्ट, जिसकी वजह से बहुत सारा एरिया जो पहले सरकारी रिकॉर्ड्स में नहीं मानते थे फॉरेस्ट, अब वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का पार्ट बन चुका है। अगर आपको ये केस समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो अब कहानी में हम आते हैं आगे, और अब आपको फाइनल में केस पढ़ाता हूं। देखिए क्या हुआ है, बिल क्या है। बिल अमेंड करता है फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1980 को टू मेक इट एप्लीकेबल टू सर्टेन टाइप्स ऑफ लैंड। सरकार क्या बोलती है, ध्यान से सुनिएगा। सरकार ने दो चीजें बोली हैं। पहला बोला है 1980 से पहले, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 1980 से पहले जो भी जगह पेड़ के लिए हम लोगों ने या कोई भी काम के लिए हम लोगों ने अप्लाई करा है, कोई भी प्रोजेक्ट के लिए हम लोगों ने पेड़ कटवाए हैं, वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 के दायरे में नहीं आएगा। दोबारा से समझते हैं वो क्या बोल रहे हैं। एक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर लैंड कन्वर्टेड टू नॉन फॉरेस्ट यूज बिफोर 1996 प्लस 1980। देखिए यहां पे आपको दिख जाएगा 2 कैटेगरीज, लैंड रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट बिफोर 25/1980 नॉट नोटिफाइड एज फॉरेस्ट, बट नॉट नोटिफाइड एज फॉरेस्ट। वो बोल रहे हैं ये 2 कैटेगरी को हटा दिया गया है। देखो क्या बोला जा रहा है, एनी लैंड रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट बिफोर October 25, 1980 but not notified as forest, and land which changed from forest use to non-forest use before 12/1996 December, this provision may go against the definition of preventing deforestation by Supreme Court. So simply यहां पे क्या बोल दिया है, 1980 से पहले कोई भी लैंड को फॉरेस्ट की कैटेगरी में नहीं मानेंगे। सिंपल, खत्म कर दो। 1980 से पहले कोई एरिया को फॉरेस्ट में जो आया उसको हम फॉरेस्ट ही नहीं मानेंगे। ये तो पॉइंट ही खत्म हो गया। अब इसका पॉइंट खत्म होने का मतलब क्या है, फॉरेस्ट नहीं मानेंगे तो पता है क्या मानेंगे फिर? सिंपल सी बात है ना,
कि वहां पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ही नहीं लगेगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ही नहीं लगेगा तो पेड़ काटना आसान हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। दूसरा क्या बोला कि गोदावर्मन केस आया था 1996 में, हमने एक्ट बनाया था 1980 में, इन्होंने बोला कि 1980 से लेके 1996 के बीच में जो टाइम पीरियड है ये 16 साल अगर हमने किसी भी एरिया को पेड़ काटने के लिए अलाउ करा था, यानी फॉरेस्ट एरिया को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए अलाउ करा था, वो भी अलाउड है, अब वो भी इसके परव्यू में नहीं आएगा। सो द बिल हैज एक्सक्लूडेड 2 कैटेगरीज ऑफ लैंड फ्रॉम द परव्यू ऑफ द एक्ट, लैंड रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट बिफोर अक्टूबर 1980 बट नॉट नोटिफाइड एज फॉरेस्ट, यानी कि रिकॉर्ड तो कर दिया आपने फॉरेस्ट की तरह बट उसको नोटिफाई नहीं करा था फॉरेस्ट एज अ फॉरेस्ट, उसको मतलब ऑफिशियली आपने नोटिफाई नहीं करा था, तो आपने उसको रिकॉर्ड कर रखा था डेफिनेशन में, यानी कि किताबों में तो था हमारी बट वो नोटिफाई नहीं था एज फॉरेस्ट। तो नोटिफाई करना पड़ता है फॉरेस्ट की तरह, उसे नोटिफाई कहां से करते हैं आप, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट से। कह रहा वो सब नहीं करा तो उसको नहीं मानो, सिंपल सी बात है। तो 2 पॉइंट बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा क्यों इस पे विवाद हो रहा है। तो विवाद ये हो रहा है, मान लीजिए ये है आपका एरिया, इस एरिया में ये वाला जो पेड़ वाली जगह है, इस वाली पेड़ वाली जगह को सरकारी रिकॉर्डेड बुक्स में रखा तो था बट फॉरेस्ट का दर्जा नहीं दिया था इसे, ये सिर्फ और सिर्फ आज भी एक ग्रासलैंड माना जाता है, यानी कि एक खुला मैदान माना जाता है, फॉरेस्ट का दर्जा नहीं दिया था। तो कहा अगर उस समय नहीं दिया था तो आज भी नहीं देंगे। 1980 से पहले जितने भी एरिया है उसको हम इस एक्ट के दायरे में लाते नहीं, यहां पे आप पेड़ काट सकते हैं, समझ जाइए। दूसरा क्या बोला, 1980 और 1996 के बीच में अगर हमने किसी भी एरिया को फॉरेस्ट से नॉन फॉरेस्ट, अब नॉन फॉरेस्ट भी आपको पता है, उस एरिया में डालते हैं तो उसको भी अप्लाई नहीं करा जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आने वाली है। नेक्स्ट इन्होंने बोल दिया कि 100 किलोमीटर्स फ्रॉम दी नेशनल बाउंड्री, नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए, चाइना से लड़ने के लिए, पाकिस्तान से लड़ने के लिए, अपनी टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा हो सकता है कि भारत अपनी बाउंड्री का जो 100 किलोमीटर एरिया वाला है, 100 किलोमीटर एरियाज, अगर वहां पे कोई पेड़ आते हैं तो वो काट सकता है, वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 के दायरे में नहीं आएगा। यानी कि अब पेड़ काटना और आसान हो जाएंगे, कहां पे 100 किलोमीटर एरिया टुवर्ड्स योर नेशनल सिक्योरिटी या बाउंड्रीज या बॉर्डर्स। तो अब ये अच्छा पॉइंट भी माना जाता है, सरकार कहती है ये जरूरी है, अगर हमें चाइना को हराना है, अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी चाहिए, बट ये कहीं ना कहीं गलत भी है, क्योंकि अब सरकार को कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, अब सरकार को किसी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन राइट्स की जरूरत नहीं है, अब सरकार को कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पेड़ काटने के लिए सरकार वैलिडेट अपने आप को कर लेगी। और क्या बोला गया है तीसरा, आप जानते हैं, चेक पोस्ट, फेंसिंग, ब्रिज, जू, सफारी, इको टूरिज्म। अब देखिए, हो सकता है एक नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क में आप चाहते हैं कि वहां पे एक होटल टाइप सा क्रिएट करा जाए ताकि इको टूरिज्म बढ़े, इन सभी कामों के लिए अब पेड़ काटना वैलिडेट माना गया है, यानी कि इसकी प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है। क्या प्रायर परमिशन, पूरा का पूरा प्रोसेस से गुजरने की जरूरत नहीं है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की जरूरत नहीं है, रीसेटलमेंट, रिहैबिलिटेशन, उनको कॉम्पनसेशन कुछ देने की जरूरत नहीं है, ट्राइबल कम्युनिटी को सुनने की जरूरत नहीं है। इससे कई सारे एनवायरमेंटलिस्ट को अब ये बात लग रही है कि सरकार इस पूरे के पूरे एक्ट को अमेंड करके अपने पास पावर्स ला रहा है, वहां पे भी पॉइंट नहीं है, बट ट्राइबल कम्युनिटी की पावर्स जो इन्हीं पेड़ों पर जिंदा रहती हैं, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, यानी कि FRA वर्सेस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। तो दोस्तों, ये आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, कोई भी डाउट होते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसे ही important explainer videos, I'll try to come up with all those videos very soon, and we'll see you tomorrow. I hope it was a fruitful session and you understood and you have gained too much. So please, thank you so much. We'll see you tomorrow at the same time.